हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम पारुल मोदी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12 के इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन। लेट्स बिगिन। जेमिनाई स्टूडियो जो एक फिल्म स्टूडियो था, वहाँ पर फिल्म्स की शूटिंग होती थी। वो मद्रास में लोकेटेड था और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस था। उस टाइम पर मूवीज़ की शूटिंग इंडोर होती थी, ओनली 5% शूटिंग आउटडोर होती थी। वहाँ पर सेट बनते थे और उन सेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी। ये हमें बताते हैं कि स्टूडियो के अंदर लाइफ कैसी होती थी। जेमिनाई स्टूडियो में जो पर्टिकुलर मेकअप ब्रांड यूज़ किया जाता था वो था पैनकेक्स। फिर ऑथर बताते हैं कि जेमिनाई स्टूडियो उसका एक मेकअप डिपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर था और लोग मानते थे कि पहले वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। और जो मेकअप रूम था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। वो सलून की तरह था, जैसे कोई मिरर जिसके ऊपर बहुत सारी लाइट्स लगी होती है, उसके ऊपर इनकैंडिसेंट लाइट्स लगी हुई थी। ये जो लाइट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हीट एमिट करती है, तो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता था। अब ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका काम ये था कि लोगों को अगली दिखाए, ना कि ब्यूटीफुल। अब वो बताते हैं कि मेकअप रूम में एक हायरार्की फॉलो की जाती थी कि जो चीफ मेकअप मैन है वो मेकअप करता है मेन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का, और जो सीनियर असिस्टेंट है वो करेगा सेकंड मेन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का मेकअप, और जो जूनियर असिस्टेंट है वो मेन कॉमेडियन का मेकअप करेगा। अब वो बताते हैं कि जेमिनाई स्टूडियो का अपना एक ऑफिस बॉय भी था, लेकिन वो बॉय नहीं, वो 40 इयर्स ओल्ड मैन था। ये ऑफिस बॉय बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करना चाहते थे। इनको स्क्रीन राइटर बनना था, लिरिक राइटर बनना था, पोएट भी बनना था और इन्हें डायरेक्टर भी बनना था, लेकिन ये इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं बन पाए थे। आगे ऑथर हमें बताते हैं कोथामंगलम सुब्बू के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थे। ये जब भी सेट पर होते थे फिल्म मेकिंग काफ़ी आसान हो जाती थी, क्योंकि ये इतने टैलेंटेड थे कि ये डायरेक्टर को भी डायरेक्ट करते थे और जो एक्टर होते थे उनको भी ये काफ़ी सारे सीन्स एक्ट करने में मदद करते थे। ये थे बस एक क्लर्क, लेकिन ये जेमिनाई स्टूडियो का नंबर 2 कहलाए जाते थे, क्योंकि बॉस को ये बहुत पसंद थे। अब इन सब क्वालिटीज़ की वजह से इनके बहुत जलने वाले भी थे। अब आते हैं लॉयर पर। जो जेमिनाई स्टूडियो का लीगल एडवाइज़र था, उनका नाम लीगल एडवाइज़र से इलीगल एडवाइज़र हो गया था, क्योंकि एक बार सेट पर एक एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। वो अपने डायरेक्टर से लड़ाई कर रही थी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, तो लॉयर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और फिर उस एक्ट्रेस को दिखाया और सुनाया। वो बहुत इंसल्ट फील करने लगी। फिर उस दिन से उस एक्ट्रेस ने डिसाइड किया कि वो कभी भी एक्ट्रेस का रोल प्ले नहीं करेगी। उसका कैरियर यहाँ पर ही एंड हो गया और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था लॉयर का। अब ऑथर हमें बताते हैं कि उस टाइम पर एक नया पॉलिटिकल बिलीफ पॉपुलर हो रहा था, जिसका नाम था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो सारे रिसोर्सेज ओन करती है एक कम्युनिटी, और कम्युनिटी ही आपस में लोगों की एबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज उनमें बांट देती है। इसका मेन एम था पॉवर्टी को हटाना। कुछ लोग ऐसे थे जो कम्युनिज्म में बिलीव नहीं करते थे। वो इंस्पायर्ड थे कैपिटलिस्ट कंट्रीज से, जैसे कि यूएसए। अब हमें पता चलता है कि फ्रैंक बुचमैन की एक मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी थी। अब ये जो मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी ये अगेंस्ट थी कम्युनिज्म के, और इसका काम था एंटी कम्युनिस्ट बिलीव को स्प्रेड करना। तो ये एमआरए अपना प्ले परफॉर्म करने जब इंडिया आए तब इन्हें पता लगा कि जेमिनाई स्टूडियो बहुत फेमस है। तो वो जेमिनाई स्टूडियो के जो ओनर हैं एसएस वासन, उनसे परमिशन मांगते हैं कि क्या हम आपके स्टूडियो में हमारा प्ले परफॉर्म कर सकते हैं।
तो एसएस वासन को लगा कि बाहर से ये लोग आए हैं, मेरे स्टूडियो में आकर परफॉर्म करेंगे, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने परमिशन दे दी और उन लोगों ने वहाँ पर 2 प्लेस भी परफॉर्म कर दिए और उन प्लेस के थ्रू उन्होंने स्प्रेड किया मैसेज ऑफ एंटी कम्युनिज्म, जिससे तमिल ड्रामा सोसाइटी थी वो इन्फ्लुएंस हो गई थी। अब जब एमआरए अपने प्ले परफॉर्म करके चली गई, उसके बाद एसएस वासन को रियलाइज़ हुआ कि उन लोगों ने एसएस वासन को बेवकूफ़ बना दिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। उन्होंने अपने एंटी कम्युनिस्ट मैसेज को स्प्रेड करने के लिए उनका यूज़ लिया। अब आते हैं स्टीफन स्पेंडर, जो एक पोएट थे। जब वो आए थे तो लोगों को पता नहीं था कि वो कौन है, तो वो जेमिनाई स्टूडियो में अपना लेक्चर देना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि वो कौन है, क्या काम करते हैं और अपनी पोइट्री के बारे में भी बताते हैं और कम्युनिज्म के बारे में भी बताते हैं। लेकिन जितने भी लोग थे वहाँ पर, उनको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उनकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होती। तो उन ऑडियंस ने प्रे किया कि ऐसा कोई गेस्ट यहाँ पर कभी ना आए। तो अशोका मित्रन सोचते हैं कि स्टीफन स्पेंडर जैसे इंसान जो इंग्लैंड से है वो यहाँ पर आए क्यों थे, ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया था। बहुत टाइम बाद अशोका मित्रन ने डिसाइड किया कि वो स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लेंगे। वो उस स्टोरी को भेजना चाहते थे द एनकाउंटर में। तो वो सोचते हैं कि पहले मैं इस पीरियोडिकल के बारे में पढ़ लेता हूँ कि ये कैसा है और किस चीज़ के बारे में है। तो वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गए और वहाँ पर उन्होंने उठाकर देखा द एनकाउंटर को, तो उन्हें पता चला कि इसके एडिटर स्टीफन स्पेंडर है। तो उन्हें याद आता है कि ये तो उनके स्टूडियो में आए थे। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जेमिनाई स्टूडियो इसलिए आए थे कि ये इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं, ये मैसेज स्प्रेड करने आए होंगे। फिर कई साल बाद जब अशोका मित्रन ने जेमिनाई स्टूडियो छोड़ दिया था, तब उनके पास पैसे तो नहीं थे लेकिन समय बहुत था। तो अशोका मित्रन रास्ते में एक बहुत ही सस्ती किताब देखते हैं जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। उस बुक में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स के ऐसे थे और उसमें से एक थे स्टीफन स्पेंडर और वो बुक थी कम्युनिज्म के बारे में। अब अशोका मित्रन को समझ आया कि वो जेमिनाई स्टूडियो क्यों आए थे। वो इसलिए आए थे ताकि वो जान पाते कि वहाँ के जो साउथ के लोग हैं उनके क्या आइडियाज़ हैं, क्या थॉट्स हैं अबाउट कम्युनिज्म। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिन्हें आप लर्न कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।